स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21। 26 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि राष्ट्रीय विकास से क्या मतलब है, होता क्या है राष्ट्रीय विकास, या इसका क्या अर्थ होता है। तो अगर राष्ट्रीय विकास की बात की जाए तो यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा भी भिन्न होती है। देखो, हर किसी के लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। किसी के लिए, देखो, एक स्टूडेंट के लिए विकास का मतलब कुछ और है, एक किसान के लिए विकास का मतलब कुछ और है। जब उनके खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं तो राष्ट्र का विकास कैसे हो, ये भी उनका अलग होगा पॉइंट। ये ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं भी हो सकती हैं। अब ये बात आपको, देखो, अलग अलग विकास की धारणाएं हैं वो ठीक है, पर कई बार इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी होते हैं। अर्थात मेरे लिए जो विकास है, हो सकता है किसी और के लिए वो विकास ना हो बल्कि वो अविकास हो। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाएं? भाई, जब लड़ाई हो रही है आपस में तो उनको कैसे सॉल्व करें? राष्ट्रीय विकास का अर्थ ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना, जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मार्ग क्या होगा, चीजों को करने से इससे बेहतर तरीका क्या होगा, इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ यही है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाया जा सके। तो विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की अगर तुलना की जाए तो देशों की तुलना के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो अपनाया जाता है वो है आय। उच्च आय वाले देश कम आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। भाई, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, जो कम कमा रहा है वो कम डेवलप्ड होगा। हम औसत आय की तुलना करते हैं जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होती है। अब आय का हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम एवरेज इनकम यानी कि औसत आय क्राइटेरिया लेते हैं। जितनी जनसंख्या है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए किसी देश के 1,000 करोड़ इनकम है और टोटल मान लीजिए वहां पे 10,000 लोग रह रहे हैं, तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ या 100 करोड़, तो टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल आय विभाजित होगी कुल जनसंख्या से। उसके बाद हमारे पास जो आंकड़ा आएगा उसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्ट में इस मापदंड को अपनाया गया है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक अगर कोई देश कमाता है तो वो अमीर है। यानी कि 12,616 अमेरिकी डॉलर अगर कोई कमा रहा है तो वो अमीर है, और अगर 1,035 अमेरिकी डॉलर या उससे कम कोई देश कमा रहा है तो वो गरीब है। भारत किस कैटेगरी में आता है? भारत निम्न मध्यम आय वाले क्षेत्र में आता है, क्योंकि उस समय हमारी आय कितनी थी? 1530 प्रति वर्ष हमारी आय थी। जब हम किसी राष्ट्र या देश के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाते हैं। सिर्फ पैसा ही क्या सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? नहीं। वहां की शिशु मृत्यु दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो महाराष्ट्र में अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल और उस औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है। यानी कि महाराष्ट्र बहुत कमा रहा है, केरल उसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों में देखा जाए तो वो पिछड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है कि किसी के पास अगर पैसा है तो वो उन सभी वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिसे उसे अच्छी तरह जीने की आवश्यकता है। मेरे पास करोड़ों हैं, पर क्या मैं ऐसा इन्वायरमेंट खरीद सकती हूँ जो प्रदूषण मुक्त हो? मिलावट रहित दवाएं मेरे पास आ सकती हैं? क्या मैं रोगों से बच सकती हूँ? नहीं ना। इसीलिए केरल के पास भले ही महाराष्ट्र के कंपैरिजन में थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन उसके पास जो बाकी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, पोषण की हो, शिक्षा की हो, वो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? IMRR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। यानी कि 100 बच्चों, जो 1 साल के 100 बच्चों में जो जीवित हुए हैं, उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई 1 साल से पहले, उसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी कि जो बच्चा 1 साल तक भी नहीं जी पाया। ये हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को बताता है कि हम कितने बैकवर्ड है। अगर ज्यादा बच्चे मर रहे हैं तो हम मतलब बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा
पीछे हैं। वहीं साक्षरता दर की बात की जाए तो 7 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के कितने लोग किसी एक भाषा को पढ़, लिख और समझ सकते हैं। यहाँ पे साक्षरता का मतलब कोई डिग्री से नहीं है, यानी कोई एक लैंग्वेज को अगर आप लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो वो साक्षर है। एज क्या है? जो मिनिमम है वो 7 साल है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। शुद्ध उपस्थित अनुपात 14 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है, जो कि कितने प्रतिशत बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं 14 और 15 साल की उम्र में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा हमारी जो एज होती है। अगर बच्चा यहाँ तक पढ़ जाता है तो हम ये लेते हैं कि वो आगे जरूर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर में बताए गए हैं विकास से संबंधित। तो आप आज की वर्कशीट के प्रश्न भी देख लेते हैं। हमने देखा कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य में क्या होना चाहिए और उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। देखो, वैसे तो ये प्रश्न हर बच्चे का अपना आंसर होगा, पर अगर एक कॉमन मैं बात करूं तो एक देश के नागरिक होने के नाते सबसे पहले तो एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी का अंत हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, निर्धनता का अंत हो और असमानता का अंत हो। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको हम एक ऐसे टॉपिक लेके ले चल सकते हैं कि हाँ भाई, इससे सभी का फायदा होगा। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं या इसके अलावा भी आप अपने कोई भी 3 डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन है जिनका उपयोग किया जा सकता है? तो भाई देखो, प्रति व्यक्ति आय का जो मापदंड है वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक अपनाता है, विश्व बैंक अपनाता है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से तरीके हैं जो यूएनडीपी अपनाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके बेसिस पे 2 देशों के मध्य अंतर करता है। वो है शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शुद्ध उपस्थित अनुपात। प्रश्न तीसरा, आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता जहां आप रहते हैं? ये चीजें विकास के लिए कैसे जरूरी, यानी कि आप जहां रह रहे हैं वहां पे आप पैसा देकर भी इन चीजों को नहीं खरीद सकते। तो कौन सी चीजें हो सकती हैं वो? शुद्ध वातावरण, संक्रामक रोग मुक्त वातावरण। अब जैसे कि कोरोना फैल रहा है, भले ही हम करोड़पति हैं, पर हम क्या कोरोना को भगा पा रहे हैं? नहीं, ये तो हर किसी को होगा। मिलावट रहित दवाई, खाद्य पदार्थ, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, पैसा होने के बावजूद भी हम इन चीजों को नहीं ले सकते हैं, हम इनसे नहीं बच सकते हैं। प्रश्न चौथा, आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए। तो देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धन लोगों को कम दाम पर अनाज देती है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें ना केवल लोगों को पर्याप्त भोजन मिल पाता है, बल्कि उनकी भूखमरी भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण भी बेहतर होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केरल। केरल स्वास्थ्य एवं शिक्षा और भुखमरी के क्षेत्र में सबसे, मतलब भुखमरी को इसने कम किया है और शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे बढ़िया ध्यान दिया है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।